जीएसएम आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या क्या वर्ड्स आए? एमएस आया, बीएससी आया, बीटीएस आया, एमएससी आया और जीएमएससी आया, है ना? एमएस स्टैंड्स फॉर मोबाइल स्टेशन, बीएससी स्टैंड्स फॉर बेस स्टेशन कंट्रोलर, बेस ट्रांसीवर स्टेशन मोबाइल स्विचिंग सेंटर गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इसके अलावा हमारे पास आया एचएलआर, होम लोकेशन रजिस्टर। फिर आया विजिटर लोकेशन रजिस्टर। फिर आया एसी या एयूसी ऑथेंटिकेशन सेंटर। फिर आया हमारे पास सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फिर आया हमारे पास IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। टोटल कितने टर्म्स हो गए? क्या हो गए? तो हमारे पास 10 क्वेश्चन तैयार हो गए क्या? हो गए 10 क्वेश्चन तैयार? चलिए। आज हम बात करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन काम कैसे करता है, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था पहले कि जिस तरह से हमारा वायर्ड नेटवर्क होता है वैसा ही वायरलेस नेटवर्क भी होता है। ठीक है, यानी यहां पे वायर्ड नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, केबल्स को यूज करते हैं, है ना? और यहां पे हम क्या करते हैं, सिग्नल्स होते हैं और वो एयर या वाटर की हेल्प से मूव करते हैं, है ना? एयर या वाटर की हेल्प से मूव करते हैं। यहां पे जो सिग्नल है वो सिग्नल क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि जो सिग्नल की कैटेगरीज हैं वो है, डेटा जो है वो दो टाइप का है, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, एनालॉग डेटा जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, डिजिटल जो होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ठीक है,
क्या है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और डिस्क्रीट फॉर्म, वो भी समझ लो। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का मतलब यह है कि जो लगातार चल रहा है, मूवमेंट लगातार है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो वॉइस है वो क्या है, लगातार है ना। इसी तरह से जो डिजिटल सिग्नल की अगर मैं बात करता हूं तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, दो ही फेज होती है डिजिटल सिग्नल की, 0 और 1, या ऑन और ऑफ, है ना। कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, इसी तरह से बनता है। बिट्स का पैटर्न क्या होता है, इसी तरह से होता है ना। अब एक जो सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रोसेस है, वो फंडामेंटल प्रोसेस क्या है कि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। कन्वर्जन के लिए तरीका क्या है, हम इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ईच टाइप ऑफ सिग्नल कन्वर्टेड टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब एनालॉग डेटा डिजिटल में कन्वर्ट होता है तो मॉड्यूलेशन कहलाता है, जब डिजिटल एनालॉग में कन्वर्ट होता है तो डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ये प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी थी, और वही सारी टेक्निक्स हमको यहां पर भी थोड़ी सी डिस्कस करनी पड़ेगी, और उनको मैं आपको समझा देता हूं कैसे कौन कौन सी टेक्निक्स इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, या रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है। देखिए भैया, जब हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं तो उसके अंदर तीन फिनोमिना काम करते हैं। पहला होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, जिसको ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझो क्या क्या, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है फेज, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, सॉरी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना, एम्पलीट्यूड क्या है, ये जो आप साइकिल देख रहे हैं, ये जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड की एक परफेक्ट साइकिल है। यहां से यहां तक एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है, ये क्या है, वोल्ट है, ठीक है। ये जितना वोल्ट ऊपर जाएगा उतना ही नीचे भी आएगा, ठीक है। तो जो दो क्रमागत कंटिन्यूअस ट्रफ और क्रस्ट है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है, ठीक है, वो क्या है, लैम्डा। साथ ही जो पीक है इसका, वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये जो आप देख रहे हैं ना मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। किसी भी पीरियड में किसी भी एनालॉग फॉर्म में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम वोल्ट वो जितना अचीव करता है, चाहे नेगेटिव करे चाहे पॉजिटिव करे, वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। दूसरी बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। जितनी साइकिल्स ये कंप्लीट करता है एक सेकंड में, पर सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो है वोल्ट, इसकी जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। आज सुबह मैं एक क्वेश्चन देख रहा था कि एक क्वेश्चन था कि 1 गीगाहर्ट्ज में कितने का रिप्रेजेंटेशन क्या है, जानते हैं, 10⁻⁶? नहीं, 6 जब भी आएगा, जब ध्यान रखना, माइक्रो होता है, ठीक है। तो ये होगा 9 होता है बेसिकली, ठीक है। हर्ट्ज, इसी की यूनिट्स को हम बढ़ाते हैं, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ठीक है, टेरा हर्ट्ज। मैं एक आपको साइकिल वो दे दूंगा टेबल, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरा जो पॉइंट होता है उसके अंदर होता है एंगल। एंगल, जिस तरह से आप जा रहे हैं, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है,
ये 270 है और ये 360 है ना। किसी भी सर्किल के चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, किसी भी सर्किल के, क्योंकि सर्किल बन रहा है ना एक, भैया जितना इधर जा रहा है उतना इधर आ रहा है, दोनों को अगर हम मैं जोड़ दूं तो एक बन जाएगा क्या है। तो ये जो क्वाड्रेंट्स हैं वो क्वाड्रेंट्स बेसिकली क्या है, एंगल्स हैं। और इस एंगल के लिए हमने क्या दे रखा है, फाई हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम रेडियन इसकी यूनिट है, रेडियन या डिग्री हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन कितने तैयार हो गए, 10 वो तैयार हो गए, 3 ये तैयार हो गए, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए दोनों लेवल के हिसाब से। क्लियर। अब बात करते हैं मोबाइल टेलीफोन का डेवलपमेंट कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन था 1934 में सबसे पहले एडवेंट में आया था, ईयर 1934। ठीक है, और जो हमारा वायरलाइन टेलीफोन था, वो वायरलाइन टेलीफोन आया था 1877 में। क्वेश्चन नंबर 18, 18 और ये 17 और ये 18। ठीक है, पहला मोबाइल फोन सिस्टम एनालॉग सिस्टम पर बेस्ड था। नाइनटीन 34। ठीक है, इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को टेक्निक को काम में लिया गया था। कौन सी टेक्निक को, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक को काम में लिया गया था। ठीक है, फिर बाद में आ जाओ आप, सेलुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये बना था 1960 में, कौन सी जगह पर, बेल लेबोरेटरीज। सेलुलर सिस्टम 1960, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 कहां बना, बेल लेबोरेटरीज में। 20वां क्वेश्चन तैयार हो गया। हाँ, अब कॉन्सेप्ट समझ लो, सेलुलर कॉन्सेप्ट क्या है ना। ये 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए मोबाइल फंडामेंटल से रिलेटेड। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा और इसके पीछे चलते हैं, इस इतिहास समझते हैं क्या है कहानी। हेडिंग डाल दीजिए सेलुलर कॉन्सेप्ट। द पावर ऑफ रेडियो सिग्नल्स, द पावर रेडियो सिग्नल्स transmitted by the base station transmitted by the base station decay, decay का मतलब कम हो जाती है, डाउन है ना, as the signals
as the signals as the signals या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर सिस्टम। ठीक है, travels as the signal travels it away from it, a minimum a minimum a minimum signal strength is needed is needed to be detected is needed in order to be detected by the mobile sets or mobile stations for communication for communication. The reason over which lies above the threshold value threshold value known as the known as the coverage area coverage area of a base station and it must be a circular region considering the base station considering the base station as a isotropic radiator। अंडरलाइन कर लेना इसको, आइसोट्रोपिक रेडिएटर। ठीक है, आगे बताऊंगा क्या है ये, है ना। आई कंसिडरिंग बेस स्टेशन एज ए आइसोट्रोपिक रेडिएटर, such a circle such a circle gives the actual radio coverage called the called the actual region called the
एक्चुअल कवरेज है ना, कॉल्ड द फुटप्रिंट ऑफ फुटप्रिंट ऑफ बेस स्टेशन, फुटप्रिंट ऑफ बेस स्टेशन। ठीक है, फुटप्रिंट कहते हैं हम इसको। अब इसमें एक समस्या आती है, ये जो एरिया है ये ओवरलैप्ड है दोनों के बीच में, ठीक है ना, सर्कुलर रीजन है इसलिए। तो हमने क्या किया इसको, अब इनिशियल में सर्कुलर था, ठीक है, तो इस ओवरलैपिंग की समस्या से बचने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, इसको हेक्सागोनल शेप में कन्वर्ट कर दिया। हमने जो सर्कुलर रीजन्स बनाए ना, उनको हमने आगे जाके क्या कर दिया, हेक्सागोनल में कन्वर्ट कर दिया, जो ओवरलैपिंग की समस्या खत्म हो गई। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है समझना, मैंने आपको बताया आइसोट्रोपिक रेडिएटर, नोट डाउन कर लो, आइसोट्रोपिक रेडिएटर क्या होता है। इट इज ए काइंड ऑफ एंटीना which transmit the signals. It is a type of antenna which radiates the signal in all direction in equal manner, in equal manner, or omnidirectional, omnidirectional, OMNI, omnidirectional। ठीक है, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ, ये तो हो गया आपका, वापस उसी में आ जाइए पहले वाले में। वाई वी यूज, लिख लो, वाई वी यूज सेलुलर hexagonal cells in cellular system। cellular system, to overcome the overlapping problem, to overcome the overlapping problem of circular shapes, circular shapes of the cells circular shapes and एक और प्रॉब्लम है इसके साथ में, वो क्या है, गैप की समस्या भी है। ठीक है ना, ओवरलैपिंग एंड गैप, गैप भी लिखो साथ में, जहां ओवरलैप लिखा है ना आपने, ओवरलैपिंग प्रॉब्लम लिखा है बीच में, वहीं पे एक गैप भी कर लो जिससे ध्यान रहे। कैसे होता है गैप, समझो। सपोज करो मैंने आपको ये सर्किल बनाया, अब ये जो समस्या है ना, ये गैप है, ये कवर नहीं कर सकते हम, यानी यहां पर किसी की भी रेंज नहीं रहेगी, किसी भी बेस स्टेशन की रेंज, तो वेस्टेज हो गया।
ये समस्या आपको समझ में आई गई? ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैप है और ये गैप है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है, डेटा तो रहेगा लेकिन क्लैशिंग के चांसेस भी तो रहेंगे ना। क्लैशिंग के, सिग्नल क्लैश हो सकता है। सिग्नल क्लैश इसलिए हो सकता है कि सपोज करो ये बेस स्टेशन जो है, ये जैसे जैसे दूर जाएगा, मैंने आपको बताया था कि जो रेंजेस होती हैं वो 3 होती हैं। भूल गए? सर्कुलर रेंज, जो प्रोपगेशन रेंज होती है वो 3 होती है। इंटरनल जो होती है वो इंटरनल रेंज कहलाती है आपकी ट्रांसमिशन रेंज। जो मिडल में होती है वो कहलाती है डिटेक्शन रेंज। और जो आउटर होती है वो कहलाती है इंटरफेरेंस रेंज। 3 रेंजेस होती हैं। ये इंटर ट्रांसमिशन रेंज है, ये डिटेक्शन रेंज है और ये इंटरफेरेंस रेंज है। तो इस बेस स्टेशन से जैसे जैसे दूर जाओगे ना आप, तो सिग्नल स्ट्रेंथ पुअर होती जाएगी। तो समस्या यहां पर क्या आ जाएगी कि जैसे ही आप यहां पे जाओगे, तो न तो आप इसकी ट्रांसमिशन रेंज में आ रहे हो ना आप इसकी ट्रांसमिशन रेंज में आ रहे हो। समझ रहे हो बात को? अब इसमें क्या होगा, सर्किल कवर नहीं करेगा। जब हम इसको हेक्सागोनल में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो एजेस हैं, उन एजेस से टकराकर जो सिग्नल है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ देगा हम। वही मैं आगे नोट कराने जा रहा हूं। ठीक है? हेक्सागोनल शेप से हमको क्या फायदा होता है, नोट कर लीजिए। A cell must be designed such that a cell must be designed such that it cover the entire area without any overlap and gaps, overlap and gaps. The hexagon supports even the weakest mobile station at the edges of the cell. For any distance between the center and the farthest point in the cell from it, a regular hexagon covers the maximum area so that hexagonal geometry is used in cellular system. Hexagonal geometry is used in cellular system. हाँ,
एक- हम्म, आपके क्वेश्चन का जवाब अभी तुरंत मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन अच्छा है। आपने कहा हम स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्या कारण है कि आप स्क्वायर लेना चाहते हैं? देखो, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर दो चीजें बन रही हैं। यहां पर क्या है कि प्रॉब्लम और कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी रीयूज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर अचीव नहीं हो रहा है, जो कि इसका मैक्सिमम पार्ट कवर करता है। समझ रहे हो बात को? अभी मैं बता रहा हूं आपको। अगला जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, वो फ्रीक्वेंसी रीयूज ही है। नेक्स्ट टॉपिक डाल लो आप, अभी उसमें क्लियर हो जाएगी ये चीज। फॉर फ्रीक्वेंसी प्लानिंग, फॉर फ्रीक्वेंसी प्लानिंग we use a technique known as frequency reuse, frequency reuse, in which in which in which the same frequency band, the same frequency band can be can be reused by another base station, another base station of another base station of the cluster। देखना आप, एक बार देखना आप, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी है ए, सपोज करो, है ना। एक बैंड है ये। इसी तरह से
ठीक है। इमेजिन करना, अगर ये शेप मैं स्क्वायर में देता, ठीक है, अभी मैं स्क्वायर का भी बना के दिखाऊंगा आपको कैसे होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर ये जो ए है, ठीक है, इसी के साथ हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी चैनल्स हैं, आपको ये पता है कि हर की एक फ्रीक्वेंसी चैनल फिक्स होगा। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया, ठीक है। सपोज करो इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड मेरे पास है 10 किलोहर्ट्ज से लेकर 11 किलोहर्ट्ज, ठीक है, एक एक, है ना, हो गया। यहां पर है 11 से 12, या अपन ये कहें इसका सीक्वेंस में ही चलते हैं, ये 11 से 12 हो गया, ये 12 से 13 हो गया, ये 13 से 14 हो गया, 14 से 15 हो गया, ये 15 से 16, ये 16 से 17, ठीक है ना। 16 से 17 का मतलब 16 से ऊपर, 16.1 से 17 तक, ऐसे है ये सिस्टम, और 15.9 तक पहले में, समझ रहे सिस्टम। अब ये जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अलॉट हुई है हमको इस पर्टिकुलर सेलुलर सिस्टम के लिए। अब मैं ये जो 10 वाला है ना सिस्टम, इसको यहां पे दोबारा ले सकता हूं, ये फ्रीक्वेंसी रीयूज है, समझ रहे। अभी हमने कितने फ्रीक्वेंसी चैनल्स को कवर कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम मैक्सिमम 7 उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्टीशनिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसको स्क्वायर शेप में लेता तो कितने में डिवाइड करता, 4। बिल्कुल ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन उसमें आपके पास जो डिजाइन बनेगी, अगर आप उसके जितने एंगल बढ़ाएंगे, उतने एंगल बनाएंगे, उतने ही आपकी ज्योमेट्री क्रिटिकल होती जाएगी। जब आप उसको मेंटेन करेंगे, उसकी जब कैलकुलेशन निकालना स्टार्ट करेंगे एंगल्स की, तो वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हेक्सागोनल एक्चुअली एक्चुअल हेक्सागोनल नहीं है कहीं पर भी, समझ रहे हो, हेक्सागोनल कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफी हमको कहीं ना कहीं अटक जाती है, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या है कि ये कॉन्सेप्चुलाइज करते हुए कि जो पार्टीशनिंग हम कर रहे हैं, हमको इसमें क्लस्टरिंग इजी होती है, ठीक है, क्लस्टर हम बना सकते हैं आसानी से, हम इसके अंदर फ्रीक्वेंसी बैंड्स को अलग अलग रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस वजह से हेक्सागोनल को 6 साइड्स को उसके अंदर, क्योंकि तीन किसी भी पर्टिकुलर एरिया को अगर हम 3 जगह से अगर कवर करना चाहते हैं, तो 3 रेगुलर पॉलीगॉन्स हम इसके अंदर ले सकते हैं। आप ऑक्टागोन ले सकते हो, है ना, हेप्टागोन ले सकते हो, है ना, लेने को ले सकते हो, आप डिजाइन कर सकते हो। लेकिन यूनिनिमसली जो हमने डिसाइड किया, किसकी तरफ से, ईटीएसआई की तरफ से, वो ये डिसाइड किया कि हेक्सागोनल शेप हम इसकी रखने वाले हैं एज ए स्टैंडर्ड। फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है, अब कहीं पर भी हम दूसरी जगह चले जाएं, ये फ्रीक्वेंसी बैंड एक दूसरे को मैच नहीं करेंगे, ये वाला और ये वाला है? हाँ, बात वाले मैच कर सकते हैं, समझ रहे। हम्म। हाँ भाई, सिंपल सिंपल सी बात ये है कि ये डिस्टेंस फ्यू किलोमीटर्स पर नहीं है, इट इज मोर देन 6 to 7 किलोमीटर रेडियस, कम से कम 6 से 7 किलोमीटर फार्दर पॉइंट पर दूसरा फ्रीक्वेंसी बैंड आपको मिलेगा, समझ रहे हो बात को। उसके बीच में जो चैनल है आपका, वो चैनल दूसरा है,
समझ रहे हो बात को? इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है और इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, उसके अंदर कम से कम, अब मान लीजिए कोई यूजर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड से चला, यानी यहां इस बेस स्टेशन से चला और यहां आ गया, ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन तो इसको मिल गई ना। फ्रीक्वेंसी बैंड इसमें थोड़ी है, वो तो इसमें है, इससे थोड़ी यूज कर रहा है। खत्म बात। अलग अलग है, वो तो, अरे भाई वो फ्रीक्वेंसी बैंड का रीयूज ही तो है, चैनल ही तो है, यूजर से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ। हम्म। भाई मेरे को एक बात समझाओ, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा हूं आपसे, कि सिंपल सी बात है, जैसे आपकी ये जगह फिक्स है हमारे पास, ठीक है, अभी आप यहाँ बैठे हैं, इस चेयर पे आप बैठे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए, मैं अभी हमने एक कॉन्सेप्ट दिया, आप लोग देख रहे हैं कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग वाला, है ना? सोशल डिस्टेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक दूसरे से 6 फीट की दूरी रखो, दूरी, 6 फीट की दूरी रखनी है आपको। अब वो जो 6 फीट की दूरी आप मैनेज करेंगे, तो वो किस हिसाब से मैनेज करेंगे? एक दूसरे से मैनेज करेंगे ना, कि 6 फीट तक कोई दूसरा पर्सन नहीं आए हमारे पास, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब अगर मान लो आप जिस लेवल पर आप मौजूद हैं, जैसे सपोज करो ये जो चैनल है, हम क्या कर रहे हैं कि हमको लिमिटेड फ्रीक्वेंसी अलॉट हो रही है, हमको चैनल उतना ही अलॉटेड है, कितने? 7। 7 चैनल है टोटल। उन 7 चैनल को अगर मैं दूसरे लेवल पर जाकर रीयूज कर सकता हूं, तो क्यों ना करूं? समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये मेरा जो फ्रीक्वेंसी बैंड है 10 से 11 का चैनल है, उन 10 से 11 के चैनल को मैं दूसरे बेस स्टेशन को अलॉट कर दूं। ये डेडिकेटेड थोड़ी है, मेरे पास तो टावर था, मैंने तो एरिया को रिडिस्ट्रीब्यूट किया है। मैंने क्या किया, ये 10 से 11, भाई सिंपल, भाई मैं अब इस पे मेरे को फिर वापस थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, इस यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं आप लोग? ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग में भी आप लोगों ने सुना होगा कि हम क्या करते हैं कि एचडीएमए करते हैं। एचडीएमए क्या होता है? स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्पेस को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस को डिवाइड किया। अभी आप जिस सिस्टम पे बैठे हो, इस पर्टिकुलर सिटिंग अरेंजमेंट में 2 लोग एक चेयर पे बैठ सकते हैं, ठीक है। अब उसमें यह तय नहीं है, एक मोटा आ गया एक पतला आ गया, एक बहुत ज्यादा मोटा आ गया एक बहुत ज्यादा, सपोज करो दोनों ही बराबर साइज के आ गए, तो क्या मैनेज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, किसी ने किसी एक को प्रॉब्लम होगी ना, वो कहेगा थोड़ा उधर खिसक, थोड़ा उधर खिसक, होगा। उसको हमने क्या किया, हमने क्या किया, इन चेयर्स को सेपरेट कर दिया, हमने सिंगल सिंगल चेयर लगा दी। अब उसमें वो चाहे बहुत ज्यादा मोटा हो जाए, चाहे चेयर टूट जाए, वो बात अलग है, स्पेस पूरी डिवाइड कर दी भैया हमने, फिक्स कर दी स्पेस, दैट इज नोन एज स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा वर्जन पर चलते हैं। दूसरा वर्जन जो है वो ये है कि हमने टीडीएमए कर दिया, जो चैनल है वो टाइम ड्यूरेशन के लिए फिक्स है, कि भैया 1 घंटा पढ़ना है, जितने लोग बैठेंगे सब पढ़ लो, समझ रहे हैं? चाहे उसमें 500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे कितना ही हो, हमका स्पेस से कोई लेना देना नहीं, चैनल फिक्स है, ब्रॉडकास्टिंग सिंगल चैनल से हो रही है, समझ रहे हैं? तो पूरा चैनल टाइम ड्यूरेशन के लिए जितने भी यूजर्स हैं उनके बीच में रेडी, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट,
एफडीए में आज कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग यूजर्स हैं? फ्रीक्वेंसी बैंड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फ्रीक्वेंसी बैंड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि मेरे पास मान लीजिए 10 किलो हर्ट्ज टोटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इस 10 किलो हर्ट्ज को मैं चाहूं तो 10 लोगों में डिवाइड कर दूं, और मैं चाहूं तो इसको 100 लोगों में डिवाइड कर दूं, ठीक है। सपोज करो मेरे पास ये जो बेस स्टेशन लगा है ए नंबर का, उसके अंदर जो लोग हैं, 1 किलो हर्ट्ज दिया मैंने इसको, बैंड फिक्स कर दिया कि भाई 1 किलो हर्ट्ज 10 से 11 के बीच में जो लोग होंगे उन लोगों को हम ये फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज का रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ रहे? सपोज करो ये जो रीजन है, इस रीजन में मेरे पास यूजर्स कम है, तो मैं जरूरी है कि इसको पूरा ही नहीं दूं, क्योंकि मुझे तो फ्रीक्वेंसी बचानी है। तो मैंने क्या किया कि इसके फ्रीक्वेंसी बैंड को इक्वल करने की बजाय, पूरे सिस्टम के इक्वल करने की बजाय, जितना बच रहा है उतना मैंने दे दिया। जहां पर ज्यादा सब्सक्राइबर है वहां पर मैंने ज्यादा बैंड दे दिया, जहां पर कम सब्सक्राइबर है वहां पर कम दे दिया। सपोज करो इस जोन में यहां पे तो खत्म हो गए, यहां पे तो हो गए पूरे, सेचुरेशन आ गया, यहां पे कम हो गए। अब मुझे चाहिए यहां के लिए, तो मैं इसी चैनल को दोबारा रिपीट कर सकता हूं ना, चैनल रिपीटिशन तो मैं कर ही सकता हूं ना। भाई फ्रीक्वेंसी टाइम ड्यूरेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी बैंड ही तो रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरे को रीलोकेट करना है कि भाई 10 से 11 यहां थे तो 10 से 11 यहां पे भी दे सकते हैं, क्योंकि उतने ही सब्सक्राइबर यहां पर भी मौजूद है। ये डेडिकेटेड नहीं है, पूरे एंटायर सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्पेक्ट्रम अलोकेटेड है। समझ रहे हो बात को? आप इसको ऐसे समझना कि ट्रांसमिशन रेंज जो होती है वो फिक्स होती है। आपके जो मोबाइल फोन्स हैं, उन मोबाइल फोन्स को पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को, जैसे मान लो आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है, तो एयरटेल के पास ये फिक्स है कि इतने स्पेक्ट्रम पर ही एयरटेल के मोबाइल काम करेंगे। समझ रहे हो बात को? दूसरे के फ्रीक्वेंसी बैंड को वो परचेज नहीं, वो हायर नहीं कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, हैंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको उसका पैसा पे करना पड़ेगा। क्लियर? फ्रीक्वेंसी रीयूज इसका एक अलग पैटर्न है जो प्लानिंग के अंदर आता है। हुआ कुछ? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें भी ये जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको ए ही मिलेगा। ये जो पूरा सिस्टम है वो पूरा सिस्टम इधर अडॉप्ट हो जाएगा ऐसे कैसे? ई के पास ई नहीं आएगा कभी भी, सेम चैनल नहीं आएगा। ई के पास ई नहीं आएगा, न एफ आएगा, न डी आएगा। तीन ये नहीं आएंगे, ये तीनों नहीं आएंगे। समझ रहे? ऊपर वाले तीन आ सकते हैं। क्लियर? चलिए, क्या मेरी भी क्या आदत खराब है, जब तक समझ में नहीं आता तो मैं आगे जाता नहीं हूं। चलिए, अब इसका एक और अच्छा, ये इसी डायग्राम को यहीं रहने दो। इसी डायग्राम को यहीं रहने दो, हैंड ऑफ प्रोसेस के ऊपर आ जाओ। हैंड ऑफ, देखो ऐसा भैया कि ये एक अपना जो बैच चल रहा है इसके अंदर ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है इसका, है ना? हाँ, ठीक है, आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, ठीक है। और चूंकि आज आप क्लास के बिल्कुल शायद खत्म होने वाली होगी, 2 4 5 मिनट होंगे, तो अपनी तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, ठीक है। फिर कल जब हम आएंगे तो हम कल से नया टॉपिक लेंगे, तो आप फ्लो में हमारे साथ चलोगे, सब हो जाएगा, चिंता मत करो, सब कंप्लीट, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है।
आप लोगों को, जो भी लोग नए बैच में एडमिशन लेते हैं उन लोगों के लिए जानकारी ये है कि आप लोगों के, चूंकि नोटिफिकेशन आने ही वाला है, ये मान लो 26 जनवरी से पहले पहले आपके फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। कैविएट क्या होता है वो समझ लो। एक ऐसा प्रोसेस है कोर्ट का जिसमें हमने संस्थान की तरफ से कैविएट अगर आपने दाखिल कर दिया तो कैविएट का मतलब यह है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति कानूनी अड़चन नहीं लगा सके। ठीक है। और कानूनी अड़चन अगर लगाता है तो पहले डिपार्टमेंट का जो वकील जिसने वो कैविएट दाखिल किया है, ठीक है, और जो अथॉरिटीज हैं उनको उस रिट की कॉपी पहले देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? पहले क्या होता था राजस्थान में, हमारे साथ एक बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हमारे ही कुछ साथी कर देते हैं। कई बार वो क्या करते हैं कि वो उसको किसी ना किसी तरीके से कि साहब मेरा फायदा होना चाहिए, बाकी दुनिया जाओ, है ना। तो वो क्या करते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, भर्ती प्रक्रिया चल रही है, भर्ती हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब उसके अंदर वो कोर्ट के लिए चले गए साहब। अब वहां पर वो कोर्ट में जाके वो मामला लटक जाता है। आपको पता है जुडिशरी में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ऐसे तारीख पे तारीख चलता है। अब इसलिए क्या किया गया कि एक रास्ता कानूनविदों ने निकाला कि भैया जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया हम शुरू करेंगे तो भर्ती प्रक्रिया से पहले हम एक कैविएट दाखिल कर देंगे। कैविएट दाखिल कर देंगे तो कैविएट दाखिल करने से क्या होगा कि जो भी व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया में आना चाहता है वो पहले डिपार्टमेंट को सूचना कर दे। भैया अगर वो मामला पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकता है, उसके समझाया जा सकता है, तो वो प्रोसेस आ सकता है। समझ रहे? हाँ, ऐसा कई भर्तियों में हुआ है कि सब कोर्ट में मामले लटक रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, कई कोर्ट केस चलते हैं, वो धीरे धीरे चलती रहती है। तो अच्छा, स्पेशली उसके अंदर नाम है हमारी भर्ती का बेसिक वाला और सीनियर वाला। तो आप लोगों को कहीं कहीं अब हम उस फेज में है कि हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ सब भर्ती होके रहेगी। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, एसोसिएटेड ये अज्यूम ये मान के चल रहे हैं कि हमको, क्योंकि कोर्ट में जो इन्होंने हलफनामा दिया गवर्नमेंट ने, उसमें ये कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सब फरवरी तक आपको इसको खत्म करना है। 4 महीने का समय इन्होंने दिया है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो कोर्ट, क्योंकि हमारे पास सरकार के पास कई सारे वो होते हैं, तो वो हो सकता है कि इसको नोटिफिकेशन कोर्ट में दोबारा पुनः एक याचिका दायर करके और ये कहा जाए कि साहब चूंकि कोरोना चल रहा है, कई सारे हैं, तो ये आप मान के चलो किसी न किसी भर्ती में 3 महीने का समय तो आपको मिलेगा तैयारी के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।